So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। और आज के अपनी इस क्लास के अंदर इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हम एक वन शॉट वे के साथ समझने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप कल पढ़कर आए हो दो ध्रुवीयता का अंत, तो ये जो हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है ना, इसके अंदर हर चैप्टर अपने पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। यानी कल जो आपने दो ध्रुवीयता के अंत के चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर से आगे की कहानी ही इस चैप्टर के अंदर बता रखी है। पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी दो अर्थव्यवस्थाएं काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही थी, और जो इन दो अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर दो ग्रुप्स काम कर रहे थे वो आपस में टक्कर खा रहे थे। इसका मतलब अच्छे समझते हैं, जैसे कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अर्थव्यवस्था थी जिसका नाम था पूंजीवादी। तो पूंजीवादी यानी कि प्राइवेटाइजेशन, तो इसको अपना रखा था यूएसए ग्रुप ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। और दूसरी अर्थव्यवस्था हमारे पास आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अपना रखा था यूएसएसआर ने। तो इसको हम कहते हैं सोवियत संघ। तो यहां पर ये दो देश समझ लीजिए या दो ग्रुप समझ लीजिए, ग्रुप है वैसे तो ये जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप्स के अंदर आपस में काफी ज्यादा टक्कर थी, यानी कोई किसी से कम नहीं था। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बहुत विकसित था, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ रूस यानी सोवियत संघ जो था वो भी काफी ज्यादा विकसित था। हम बात करें संचार प्रणाली की, हम बात करें अर्थव्यवस्था की, हम बात करें खदान की, हम बात करें संसाधनों की, तो दोनों ही ग्रुप आपस में टक्कर लेते थे काफी ज्यादा। तो इनके अंदर क्या था ना कि एक दूसरे से होड़ चलती थी। अब एक दूसरे से होड़ क्यों चलती थी कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं। तो इस होड़ को लेकर, इस लड़ाई को लेकर एक ग्रुप ने इस लड़ाई को ले लिया ज्यादा सीरियस। अब इस लड़ाई को जब ज्यादा सीरियस उसने ले लिया, जिसका कारण क्या हुआ, उसने अपने ग्रुप को ही खो दिया। तो वो आता है हमारे पास यूएसएसआर। यूएसएसआर ने दुनिया के अंदर अपना प्रभाव जमाने के लिए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए अपना बड़ा पैसा यानी बड़ा अमाउंट पैसे का ज्यादा से ज्यादा हथियारों को खरीदने में लगा दिया। अब जब उसने अपना ज्यादा पैसा हथियार खरीदने में लगाया, तो जो जनता के कल्याणकारी कार्य थे ये उसके अंदर पीछे रह गया। क्यों रह गया पीछे? क्योंकि आप जानते हो कि यूएसएसआर जो अपना रहा था वो समाजवादी व्यवस्था अपना रहा था। और समाजवादी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सारा कार्य सरकार का होता है। और यूएसए का मतलब हमने क्या देखा कि सारी जिम्मेदारी जो होती है वो लोगों की होती है, कुछ पार्ट जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, परंतु निजी संपत्ति रखने का अधिकार हमें यहां मिल जाता है। तो हमने क्या देखा बेटा कि यूएसए एंड यूएसएसआर इन दोनों के अंदर टक्कर चल रही है, और यूएसएसआर ने इससे आगे निकलने के चक्कर में ज्यादा पैसे का बहाव जो है वो हथियारों को खरीदने में लगा दिया। जिससे क्या हुआ, यूएसएसआर 1991 के अंदर खत्म हो गया, यानी विकसित हो गया। तो ये जो ग्रुप है बेटा, ये 1991 के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इसके अंदर आने वाले 15 देश जो थे वो 15 के 15 देश बिखर गए। अब आप खुद सोचो कि ये जो दो सुपर पावर थी, इन दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर का जो ग्रुप है वो टूट गया, तो बचा कौन सा? सिर्फ यूएसए। तो यूएसए अगर चाहता तो पूरी दुनिया पे अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने कार्यों करता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूएसए की टक्कर लेने वाला सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर ही नहीं बचा तो यूएसए तो अपनी मनमानी करेगा या नहीं करेगा। तो इसी डर को लेकर यहां पे 1992 के अंदर आपका यूरोपियन संघ की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, 1992 के अंदर यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी जाती है। ये था इसका पहला मोटिव। दूसरा मोटिव इसको स्थापित करने का यह है कि आप जानते हो कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर दो विश्व युद्ध होते हैं। पहला होता है बेटा 1914 से 1918 तक, और दूसरा होता है 1939 से 1945 तक। तो ये हमारे पास दो विश्व युद्ध होते हैं। तो ये दो विश्व युद्ध ऐसे विश्व युद्ध हैं कि जो पहला वाला युद्ध हुआ था उससे कहीं ज्यादा हानियां यानी कहीं ज्यादा जो परेशानियां थी वो हमें दूसरे विश्व युद्ध के अंदर देखने को मिली थी। यानी पहले विश्व युद्ध से ज्यादा भयंकर जो था वो दूसरा वाला था। तो इस चीज को लेके बहुत सारे देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई थी। तो यहाँ पे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए भी यूरोपीय संघ बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसके दो मोटिव है बेसिकली। तो ये जो इसके मोटिव है या आखिर काम किए भी थे नहीं किए थे, तो देखिए यूरोपीय संघ का गठन और उसके बाद की स्थिति यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे जो मोटिवेशन था, मोटिव था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था? आर्थिक सहयोग का, यानी हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके इस आर्थिक सहयोग ने राजनीतिक रूप ले लिया। अब ये राजनीतिक रूप लेता चला गया, और मैं आपको बताऊं कि इसको मजबूत करने के लिए इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा बड़ी एक तरीके से वैल्यू रखते हैं। कैसे?
देखो 1992 के अंदर जब ये बनाया गया तो यूरोपीय संघ के अंदर बेटा थे 28 राज्य। कितने थे? 28 राज्य। और इसको मजबूत ये 28 में से कुछ राज्य करते थे जिनके पास वीटो पावर की शक्ति थी, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि जिनके पास क्या है, एक तरीके से वीटो पावर की शक्ति है। और वीटो पावर की शक्ति होने की वजह से और इस ग्रुप के अंदर सम्मिलित होने की वजह से ये शक्तिशाली बनता है। पहला कारण यहां पर यह है कि इसके अंदर वो देश है जिनके पास वीटो पावर की शक्ति, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन। तो यहां पे हम ये उदाहरण ले सकते हैं। अब 28 राज्य यहां पर हैं। थोड़े दिनों बाद जाके यह एक कारण था और 2020 के अंदर ब्रिटेन जो है वो इससे अलग हो जाता है। ठीक है, 2020 के अंदर ब्रिटेन हमारा जो यूरोपीय संघ है उससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन अलग हो गया भाई इससे। अब ब्रिटेन जब इससे अलग हो गया, बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब इसके अंदर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 27 राज्य। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धीरे धीरे करके इसने आर्थिक सहयोग से राजनीतिक रूप ले लिया था। दूसरी बात थी कि ये आपस में एक संगठन यानी कि एक तरीके से कोऑपरेटिव रूप की तरह काम ना करके एक विशाल राष्ट्र की तरह काम कर रहा था। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि यूरोपीय संघ ने ना अपना विकास तो किया, परंतु अपना एक देश बनाने के चक्कर में, अपना एक ग्रुप बनाने के चक्कर में अपने देश का राष्ट्रीय गान, अपने देश का झंडा, अपने देश का राष्ट्रीय दिवस सब कुछ बना दिया। एक संविधान नहीं बना पाया, बस वो संविधान बनाने चाहा था बट वो नहीं बन पाया। तो इस वजह से यहां पर क्या था कि ब्रिटेन अलग हुआ था। मेन कारण क्या, कौन सा बेटा? तीसरा वाला मेन कारण है। क्योंकि जब यहां पर इसने कहा कि भाई हमारे अंदर जितने भी देश हैं उसके अंदर हम सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, कोई बंदा किसी भी जगह पे बिना वीजा व पासपोर्ट के जा सकता है और वो उस जगह पर रह सकता है, वो वहां कारोबार कर सकता है। साथ ही साथ हमारी एक मुद्रा होगी, हमारी एक सेना होगी, हमारा एक झंडा होगा, हमारा एक संविधान होगा, हमारा एक राष्ट्रीय दिवस होगा, राष्ट्रीय गान होगा। इस चीज को लेके कई सारे देश जो है वो गुस्सा हो गए थे और बाद में बहस और चर्चा भी हुई, परंतु ब्रिटेन ने अपने ही देश की जनता से मत मांगा कि यार हमें इसके देश में, हमें इस ग्रुप के अंदर बने रहना भी है कि नहीं, या अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो देश होते हैं वो अपनी जो है पॉपुलेशन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भैया इतने बड़े ग्रुप के अंदर जब और सारे लोग हमें देखकर, हमारे देश की फैसिलिटीज को देख के हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे तो वो यहाँ पे शादी वगैरह भी करेंगे, बच्चे भी हो जाएंगे उनके, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उनकी हानि, अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारी मेन पहचान है वो हम खो देंगे। तो ये बहुत सारी वजह थी। तो इसने जब अपने ही जनता से मत मांगा तो वक्त जो वोट था ना वो 51% इसी के हित में आया कि भैया इससे अलग हो जाओ। तो 2000 के अंदर जो थे वो इससे अलग हो गए। ये तीसरा कारण है इसका। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसकी बात की स्थिति में कि 2016 के अंदर बेटा ये सिर्फ ना इसने यही कार्य नहीं करे, इसने हकीकत में ताकतवर ही बना। कैसे कि 2016 के अंदर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी बेटा ये, और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 7,000 अरब डॉलर से भी अधिक था, जो कि लगभग अमेरिका के ही बराबर है। विश्व व्यापार में अमेरिका से इसकी 3 गुना ज्यादा भागीदारी है, यह आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी सेना इसके पास है। रक्षा बजट व अंतरिक्ष विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी के विषय में दूसरे स्थान पर यह है। तो ये जो आपका ये बना हुआ ना प्रॉपर तरीके से, इसके कई सारे कारण भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका पीछे नहीं हटा था भैया, अमेरिका ने इसकी हेल्प करी थी और अमेरिका ने इसको विकसित करने के लिए और अपनी इसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो हेल्प करी थी उसको बेटा हम जानते हैं मार्शल योजना के नाम से। या आप ध्यान रखिएगा, इसको हम जानते हैं मार्शल योजना के नाम से। तो अमेरिका के द्वारा की जाने वाली हेल्प को मार्शल योजना के नाम से जाना गया। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो एक विशाल राष्ट्र के रूप में काम कर रहा था, तो ये बात हकीकत है। कैसे? क्योंकि इसके बनने से पहले इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि ये भले ही हमारा यूएसएसआर 1991 के अंदर विकसित जरूर हुआ है, परंतु इससे पहले इसके हालात खराब हो गए थे। जैसे कि महंगाई बढ़ गई थी, इसकी मुद्रा जो रूबल थी वो पूरी तरीके से गिर गई थी और साथ ही इसका बहुत ही ज्यादा बुरा समय आ गया था। तो इस बुरे समय को देखते हुए इसकी तैयारी पहले शुरू हो गई थी और 1948 के अंदर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, और 1949 के अंदर यूरोपीय परिषद की गठन कर दिया गया था, जो कि एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा फैसला था। 1957 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कर दी गई थी और पार्लियामेंट की तरीके से यहाँ पे एक संवैधानिक रूप से न्याय का काम किया जाने वाला था। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एक जो स्थापना हुई थी वो उनकी डेट्स लिख दी है मैंने। ठीक, अब यहां से हमने क्या जाना प्रॉपर तरीके से, यूरोपीय संगठन के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं ये आसियान का मतलब क्या होता है, आसियान के अंदर कौन से देश आते हैं और इसका क्या मोटिव रहा इसका बनने। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आसियान की। तो आसियान एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वो देश आते हैं जिनके ऊपर पहले से किसी देश का कब्जा था।
अब जिनके ऊपर पहले से किसी देश का कब्जा था तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारना था और उनकी ये भी सोच थी कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार पाए तो हमारे ऊपर फिर से किसी और का कब्जा हो जाएगा। तो यदि हम ग्रुप में रहेंगे ना तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधार पाएंगे और हमारे ऊपर कोई कब्जा भी नहीं कर पाएगा। तो आसियान का जो ग्रुप है उसमें ज्यादातर वो देश हैं जिनके ऊपर किसी का कब्जा रहा हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत के ऊपर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। इसी तरीके से तो आसियान की जो फुल फॉर्म निकलती है वो आती है बेटा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसके जो संस्थापक देश हैं वो केवल 5 देश हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। और बाद में जाके ये देश 5 से 10 भी हो जाते हैं धीरे धीरे करके। क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन ने पूरे विश्व में इतनी बड़ी और इतनी जल्दी तरक्की करी थी कि इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा भी और अपने आप को विकसित देशों की काउंटिंग में भी लाया। और इसी वजह से कम समय में ज्यादा तरक्की करने की वजह से इसकी पूरे विश्व भर में क्या हुआ, वाहवाही हुई, यानी कि एक तरीके से खुशी हुई और एक तरीके से इसकी तारीफ हुई, है ना। तो ये समझ लीजिए, तो इसकी तारीफ जो पूरे विश्व के अंदर हुई थी उसको हम कहते हैं एशियन वे। क्या बोलते हैं इसको हम? एशियन वे, या फिर इसको हम बेटा आसियान शैली के नाम से भी जानते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, इसको हम आसियान शैली के नाम से भी जानते हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी तरक्की करने पे पूरे विश्व के अंदर इसकी वाहवाही हुई, तारीफ हुई। इसको हम एशियन शैली यानी आसियान शैली के नाम से जानते हैं। बाद में इसकी आखिर ये आसियान शैली यानी कि इसकी जो वाहवाही हुई आखिर ये क्यों हुई? इसने अपनी चीजों को मेंटेन किया और इसने अपनी चीजों को जो मेंटेन किया और अपना विकास किया उसको हम 3 पिलर्स के अंदर डिनोट करते हैं, यानी कि 3 स्तंभ जिसके माध्यम से इसने अपने आप का विकास किया। तो वो 3 पिलर्स हमारे पास बेटा कौन कौन से हैं इस पे जरा फोकस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय, जो पूरे ग्रुप के अंदर सुरक्षा से संबंधित काम करेगा और उस पे एक तरीके से डेटा कलेक्ट करके जो चीजें डिफिशियंसी हैं, एफिशिएंसी हैं, उन सभी पे देख रखेगा। फिर दूसरा आता है आसियान आर्थिक समुदाय, जो आर्थिक रूप से कार्य करेगा। और तीसरा आता है आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 पिलर ऐसे हैं जिसने इस पूरे ग्रुप के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करी, यानी कि सामाजिक रूप पर, आर्थिक रूप पर, राजनीतिक रूप पर और एक तरीके से शांति के रूप पर, सेना के रूप पर, सुरक्षा के रूप पर कार्य किया। और यही वजह थी कि इसने अपनी चीजों को जब मेंटेन करके रखा तो इसने कम समय में ज्यादा तरक्की हासिल करी और इसी को हमने आसियान शैली के नाम से जाना। इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने 1994 के अंदर ARF का भी जन्म किया, यानी एशियन रीजनल फॉर्म का भी इसने जन्म किया। एशियन रीजनल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो इसका ग्रुप था, इस ग्रुप की जो अपनी नीतियां हैं, इन नीतियों को विश्व की नीतियों से तालमेल में लाने के लिए एक ऐसी बैठक जहां पर इस बैठक के माध्यम से विदेशी नीति और अपनी स्वदेशी नीति को तालमेल में लाया जाता है। तो आप देखते हो कि जैसे पर्टिकुलर एक देश की अपनी नीति अलग होती है और पूरे वर्ल्ड की अलग होती है। तो इन नीतियों से मिलाने के लिए, कुछ मैच करवाने के लिए, कुछ अपने आप को चेंज करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक समझ लीजिए बैठक, उसको हमने क्या नाम दिया? एशियन रीजनल फॉर्म का, जिसको 1994 के अंदर बनाया गया। इतना ही नहीं, इसने FTA का जन्म किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसने बनाया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसने बेटा क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि हम पूरे विश्व के अंदर एक तरीके से फ्री ट्रेड कर पाए एक दूसरे से, यानी टैक्स फ्री ट्रेड कर पाए। तो इसके ऊपर बाद में जाके अमेरिका ने, रूस ने भी ध्यान दिया, परंतु भारत ने 2010 के अंदर आसियान के 2 देशों से हस्ताक्षर कर लिए थे। वो 2 देश कौन से थे बेटा? पहला था थाईलैंड, दूसरा था आपका सिंगापुर। तो इन 2 देशों से हमने क्या किया था? एग्रीमेंट साइन किया था जहां पे हम फ्री ट्रेड ट्रांजैक्शंस को लीड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका एक तरीके से आसियान का टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं चीन की तरफ। चीन सत्ता का केंद्र इसलिए है क्योंकि, क्या वजह है भाई, इसको हम सत्ता के केंद्र के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके हमारे पास कुछ कारण है। पहला इसका आकार, दूसरी इसकी आबादी, तीसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश, चौथा वीटो पावर युक्त देश, 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 3रे नंबर की और बड़ी सेना का संगठन। तो ये हमारे पास 3 कह रहा हूं, ये हमारे पास 6 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट निकलते हैं जो कि चीन को सत्ता के समकालीन केंद्र में पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। अगर मैं अपने इन पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से जान पाऊं और चीन की अपनी एक थ्योरी को समझूं तो मैं यहां से क्या जान पाऊंगा बेटा? इसकी ना थ्योरी जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। 3 भाग कैसे कैसे हैं इसके? पहला आता 1949 का समय। 1949 के अंदर बेटा आते हैं
माओ के नेतृत्व के अंदर चीन की जो होती है वो बंधी हुई अर्थव्यवस्था होती है। बंधी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि ये देश जो है ना तो किसी से आयात करता है ना निर्यात करता है, किसी तरीके से कोई ट्रांजिशन नहीं करता, मतलब पूरी दुनिया से इसने संबंध जो है वो तोड़ रखे हैं। जो कुछ बनाना है, खाना है, पीना है, वो अपने देश के अंदर ही करना है। तो माओ के अंदर जो है बंधी हुई अर्थव्यवस्था है। अब बंधी हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जब तक इनका समय रहा, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बंधी हुई अर्थव्यवस्था ही रही। जब इनकी डेथ हो गई तो 1970 के अंदर एक नए प्रधानमंत्री आए, इनका नाम था बेटा चाउ एन लाई। इनका नाम था चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई ने बोला कि हम बंधी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर तो इस पूरे विश्व में विकास कर ही नहीं सकते, और हम अपने इस सपने को साकार ही नहीं कर सकते कि हम विकसित देशों की कैटेगरी में आए या सत्ता के समकालीन केंद्रों के अंदर आए। तो यहां पे क्या हुआ, चाउ एन लाई ने जो है वो एकांतवास की समाप्ति कर दी। एकांतवास की समाप्ति का मतलब क्या होता है कि जो हमने इस पूरी दुनिया से आयात व निर्यात के संबंध तोड़ रखे थे वो हमने यहां से खोल दिए, वो हमने यहां से जोड़ दिए। ठीक है, मतलब हमने चाउ एन लाई ने जो है वो एकांतवास की समाप्ति यहां से कर दी और पहला निर्यात किया। यहां से इन्होंने पहला निर्यात करा और अपनी निर्यात का पहला संबंध जो है वो अमेरिका के साथ जोड़ा। तो यहां से एकांतवास की समाप्ति जो इन्होंने लीड करी वो अमेरिका के साथ करी, है ना। तो यहां से क्या हुआ, इन्होंने निर्यात शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने एग्रीकल्चर, शिक्षा और बहुत सारे उद्योग वगैरह पर ध्यान दिया। तो इनका जो टॉपिक था मेन वो क्या था, एग्रीकल्चर था, कृषि था, उद्योग था, है ना, शिक्षा था, और बहुत सारे 2-3 और टॉपिक्स थे। तो खासकर हम ये जान लेंगे कि इन्होंने इन सारे टॉपिक्स पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया। फिर बाद में क्या हुआ, 1970 के बाद 1978 के अंदर इनकी हो गई डेथ। जब इनकी डेथ हो गई तो नए प्रधानमंत्री आ गए जिनका नाम था देंग शियोपेंग। जिनका नाम क्या था, देंग शियोपेंग। तो देंग शियोपेंग जो हैं उन्होंने क्या कहा कि भैया एकांतवास की समाप्ति तो चाउ एन लाई जी ने कर दी थी, बहुत बढ़िया काम किया था, परंतु उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है वो एकांतवास की समाप्ति नहीं करी थी, मतलब निर्यात की ट्रांजिशन ही शुरू करी थी। इन्होंने क्या करा, पूरी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। मतलब यहाँ पे बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी 1949 के अंदर, यहाँ पे एकांतवास की समाप्ति होती है, मतलब जो बंधी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी थोड़ी सी गांठ खुल जाती है और यहाँ पर पूरा थैला ही खुल जाता है। मतलब 1978 के अंदर देंग शियोपेंग ने बोला कि भैया हम अपनी बंधी हुई अर्थव्यवस्था रखेंगे ही नहीं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनेंगे। और इन्होंने बड़े दिमाग से काम लिया। इन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ नहीं खोला, इन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को धीरे 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 करके प्राइवेटाइजेशन के अंदर लाए। जैसे कि हमारे पास आता है 1978 में, 1982 के अंदर इन्होंने क्या करा, 1982 के अंदर इन्होंने कृषि का जो था वो निजीकरण कर दिया, मतलब कृषि को प्राइवेटाइजेशन के अंदर ले आए। फिर 1988 के अंदर उन्होंने क्या करा, उद्योगों का निजीकरण कर दिया। मतलब धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी अलग अलग कैटेगरीज पर काम किया और उनको प्राइवेटाइजेशन कैटेगरी के अंदर लाए। और फिर इन्होंने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना कर दी। यानी कि इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोला कि तुम इस जमीन के अंदर जो सरकार के द्वारा निर्धारित है इस पे अपने प्लॉट, मतलब अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओ और हमसे रिबेट ले जाओ, मतलब 3 साल का टैक्स फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देंग शियोपेंग ने ये मानदंड अपनाए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा बने, ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बने। और तुम्हारे पास ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसने भी समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ वो आया, और यहीं पर जो सोवियत संघ है वो भी समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ आया। परंतु ये सोवियत संघ पूरा तबाह क्यों हो गया और ये चीन विकसित क्यों हो गया? तो इसका बेटा सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ तो लाया, परंतु एक साथ लाया। इसने सारे कामों को एक साथ कर दिया और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल लगा दी, और जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसने इस मतलब समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ एक साथ आने के लिए शॉक थेरेपी का नाम दिया, यानी शॉक थेरेपी का रास्ता अपनाया। और इस शॉक थेरेपी ने क्या किया, आघात पहुंचाकर उपचार कर दिया। मतलब सारी पूरे देश के अंदर जितने भी उद्योग थे उनको सबको औने पौने दामों में बेच दिया। अब औने पौने दामों में जब इसने बेच दिया तो यहां का जो एक तरीके से रूस का उद्योग व अर्थव्यवस्था का ढांचा था ना, वो पूरी तरीके से चरमरा गया, यानी पूरी तरीके से खराब हो गया। अब ये काम चीन ने नहीं करा, चीन ने धीरे धीरे करके चीजों
चीजों को स्टेबल किया, जनता को भी समझने का मौका दिया और देश की अर्थव्यवस्था को भी समझने का मौका दिया, ये वजह थी। तो ये आपका पूरा चीन का टॉपिक था। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि भारत व चीन के संबंध, उसमें आपका वही है, पुराने चैप्टर्स की बात की गई है, जैसे कि हमने लास्ट बुक के अंदर कवर किया था भारत के विदेश संबंध। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपको इस क्लास की एंड स्क्रीन क्लास मिल जाएगी, वहां प्रॉपर तरीके से बताया कि भारत और चीन के संबंध पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। मतलब अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो समझ सकते हैं, और बच्चे तो आधे समझ कर भी आए होंगे क्योंकि वो चैप्टर हमने पहले कवर किए हैं सेकंड बुक के, ठीक है। तो भारत व चीन के संबंध पहले अच्छे थे, अब खराब हैं, कुछ सीमा विवाद को लेकर, ट्रांजिशंस को लेकर, और हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान है और भी कई सारे देश हैं, उनसे वो सपोर्ट में रहता है उनके साथ। तो ये वजह रहती है जिससे आज हमारे संबंध खराब है। हालांकि पहले बहुत अच्छे संबंध थे, यहां तक कि हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा भी मशहूर था। तो बेटा ये था आपका चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र। तो अब मैं आपको दोबारा से इस नाम की डेफिनेशन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सत्ता के समकालीन केंद्र का हमने मतलब क्या समझा, इस चैप्टर में हमने 3 बातें करी। पहली बात करी हमने यूरोपीय संघ की, दूसरी बात करी हमने आसियान की, तीसरी बात करी बेटा हमने चीन की। तो ये 3 टॉपिक हमने ऐसे समझ लिए कि हम ये कह सकते हैं कि सर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अमेरिका ही शक्तिशाली देश नहीं है, उसके अलावा या उसके टक्कर लेने वाले भी कई सारे देश हैं, ताकि वो अपनी मनमानी इस पूरी दुनिया में कहीं ना कर सके। उदाहरण के तौर पर एक समय आया था जब विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम दाग दिए थे। तो ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो पाए, तो ये वजह थी सत्ता के समकालीन केंद्रों का जन्म दिया गया। 1992 के अंदर यूरोपीय संघ बना दिया गया और आपका आसियान बना दिया गया। आसियान आपका जो बनाया था बेटा, वो बनाया था, आसियान आपका बनाया था 1967 के अंदर, 8 अगस्त 1967 के अंदर बनाया था, ठीक है। 1967 के अंदर आपका आसियान बना दिया गया, और चीन की अर्थव्यवस्था आपके सामने है 1949, 1970, 1978। तो ये 3 पहिए हमारे बने हुए हैं चीन की अर्थव्यवस्था को विकास में लाने के लिए। तो ये बेटा आपकी सत्ता के समकालीन केंद्र थे। मतलब इस समकालीन शब्द का मतलब यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय। तो इस दूसरे विश्व युद्ध के अब तक के समय में कौन से ऐसे केंद्र हैं जो अमेरिका व उस पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े विकसित देशों की कैटेगरीज में आते हैं, तो सो मैंने आपको बता दिए। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में या किसी भी छोटे से टुकड़े में भी डाउट हो ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपको इस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको सभी चीजें समझ में आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, सभी पॉइंट समझ में आए हो, तो वह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जब बता देते हो कि सर हमें सब समझ में आया या फिर ये टॉपिक हमारे सब क्लियर हो गए, तो एक मोटिवेशन सी मिलती है कि भाई हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ जो है बच्चों को सब समझ में आया है, ठीक है। तो एक बार जरूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं एक तरीके से और अच्छे से मोटिवेट हो जाऊं और इनोवेशन तरीके से नई नई क्लासेस व चैप्टर्स को बनाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, और अपने अच्छे बेस्ट एंड बेहतरीन तरीके से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के साथ।